हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक कोड्स। एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आए या फिर अगर ये आए इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो दोनों में आपको यही चीज़ लिखनी है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो है स्पेसिफिक गुड्स। सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स की बात की गई है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। The effect of destruction of specific goods on a contract of sale is discussed under in two different conditions। तो जो इफ़ेक्ट होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का वो दो कंडीशन में डिस्कस्ड किया गया है। पहला है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। पहला बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले गुड्स खराब हो रहे हैं, पेरिशिंग मीन्स गुड खराब हो जाते हैं, और दूसरा है गुड्स खराब हो रहे हैं सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद में। ठीक है, दोनों पॉइंट अलग हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले गुड्स खराब हो रहे हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज़ वॉइड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले गुड्स खराब हो गए हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वॉइड मानेंगे। उसमें तीन कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो सबसे पहला है अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ सम स्पेसिफिक गुड्स। वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स का ही होना चाहिए। दूसरा है द गुड्स हैव पेरिश्ड। वो गुड्स खराब हो गए हैं। और तीसरा है द सेलर वॉज हैविंग नो नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहे थे उस टाइम पे सेलर को नहीं पता था कि गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। क्या बोला मैंने? जब सेलर और बायर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक गुड्स को लेकर, लेकिन सेलर को नहीं पता है कि वो गुड्स डैमेज है या फिर पेरिश हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड मानेंगे। ये सेक्शन 7 में गिवन है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पेसिफिक गुड यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो स्पेसिफिक गुड्स खराब हो सकता है। हमने पेरिश्ड पढ़ा, सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि द गुड्स हैव पेरिश्ड। गुड्स खराब होना चाहिए, सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी। गुड्स खराब होने के साथ साथ डैमेज भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है, नहीं गुम सकता है, जैसे कि चोरी हो गई है, एग्जाम्पल बाय थेफ्ट। और गुड्स हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल वैल्यू, या फिर गुड्स ने अपनी कमर्शियल वैल्यू ख़त्म कर दी है। कमर्शियल वैल्यू का मतलब कि अब अगर आप उसको बेचने जाओगे तो उसको आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। सीमेंट लॉसेज इट्स प्रॉपर्टी एज सच थ्रू मॉइस्चर्स एंड लॉसेज कमर्शियल वैल्यू। जैसे सीमेंट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी कब लॉस्ट करता है? जब उसमें से उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। जब मॉइस्चर उड़ जाता है तो वो सीमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता है, तो वहाँ से उसकी कमर्शियल वैल्यू लूज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ए एग्रीज टू सेल टू बी, वो बार आ गया सेल। A agrees to sell to B a certain cargo of corn supposed to be on its way to England। A ने अग्री किया B को कि वो उसको कुछ कार्गो ऑफ कॉर्न डिलीवर करेगा जो कि इंग्लैंड जा रहा था, जाने वाला था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कार्गो हैज़ बिन डिस्ट्रॉय एट द डेट ऑफ सेल। और जो वो कार्गो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल की डेट पे ही, बट नाइदर पार्टी वॉज अवेयर दिस फैक्ट। लेकिन दोनों पार्टी को पता नहीं था कि ये चीज़ हो गई है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉज वर्ड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होंगे। ये केस था कोट्रियर वर्सेस हेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट is for the sale of indivisible lot of specific goods and only a part the good is lost or destroyed, the whole contract becomes void। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे स्पेसिफिक गुड है, वो ऐसा स्पेसिफिक गुड है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकती, इनडिविजिबल है, और उस स्पेसिफिक गुड्स का कुछ हिस्सा खराब या डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर सामान खराब हुआ है, लेट्स से ये सामान है और ये खराब हो चुका है, इसका कुछ पार्ट खराब हुआ है और कुछ पार्ट है, लेकिन वो सामान इनडिवाइजेबल है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देती हूँ, इनडिवाइजेबल चीज़ जैसे कि ऑयल हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, तो ऐसी चीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अगर इनडिवाइजेबल स्पेसिफिक गुड्स है जो कि उसकी कुछ हिस्सा खराब हो चुका है
ऐसे में जो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स डिवाइजेबल है, अगर स्पेसिफिक गुड डिवाइजेबल है, मतलब ऐसा गुड्स जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उसका कुछ हिस्सा खराब हुआ है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या बायर खरीदेगा? क्या वो डिवाइड होने के बाद जो अच्छी चीज़ है वो खरीदेगी बायर कि नहीं खरीदेगा? तो ये डिपेंड करता है बायर पे टू परचेज और नॉट। ठीक है, उसको कोई खरीदना है तो वो खरीदेगा वरना नहीं। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर हम लोग वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो वॉइड नहीं कहलाएगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका है पर सेल से पहले गुड्स खराब हो चुकी है। तो देखो, एन एग्रीमेंट टू सेल्स गुड बिकम्स वॉइड इफ, तो वो वॉइड कब होगा? एग्रीमेंट टू सेल गुड्स वॉइड कब होंगे? जब द एग्रीमेंट टू सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स, अगर वो स्पेसिफिक गुड्स का था तो अगर वो एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स का था तो। दूसरा, द गुड्स पेरिश सब्सिक्वेंट टू द एग्रीमेंट टू द सेल इज मेड बट बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर। इसका मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब गुड एग्जिस्ट कर रही थी, तब उनके पास गुड्स सही सलामत थी। लेकिन बाद में वो गुड्स खराब हो जाती है बट बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, लेकिन जो रिस्क है वो अभी तक बायर को भी पास नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि उसका जो पोजेशन है वो बायर के हाथ में नहीं गया है अभी तक। तब तीसरा है द गुड्स पेरिश विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, और गुड्स आगे जाके खराब हो गए जो कि ना कि सेलर की गलती थी और ना कि बायर और ना ही बायर की, ये सेक्शन 8 में। तो ये कंडीशंस फुलफिल होगी। अगर ये चीज़ होती है तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल वॉइड हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के एक्सेप्शंस भी हैं, जो हमने सेक्शन 7 और 8 पढ़ा अभी, इसका एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 7 एंड 8 डू नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में सेक्शन 7 और 8 अप्लाई नहीं होगा। किन किन केसेस में? पहला है वेयर द सेलर इज एट अ फॉल्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे सेलर की गलती थी, सेलर का खुद का फॉल्ट था जिससे कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो यहाँ पे सेलर लायबल होगा या फिर उसको पे करना पड़ेगा। किसको? बायर को, जो चीज़ खराब हो चुकी है उनके लिए। ठीक है, दूसरा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट फॉर द स्पेसिफिक गुड। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, उसके अलावा अगर जेनेरिक या अनएसर्टेन गुड्स है, अगर आपको पता नहीं है कि अनएसर्टेन गुड्स स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं तो उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो वो जब आप देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ भी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स का नहीं किया है बल्कि अनएसर्टेन का किया है, तो ये सेक्शन 7 और 8 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्या अगर दोनों की ही गलती नहीं है, बायर और सेलर की दोनों की ही गलती नहीं है, तब जो है रिस्क कौन बेयर करेगा या फिर कौन पे करेगा? ठीक है, उसमें भी दो कंडीशन है। इफ द रिस्क हैज़ नॉट पास टू द बायर, अगर रिस्क बायर को पास नहीं की गई है, यानी कि अभी पोजेशन बायर को नहीं दिया है, तो लॉस जो है वो सेलर बेयर करेगा। दूसरा है इफ द रिस्क हैज़ पास टू द बायर ही मस्ट पे फॉर द गुड्स, अगर रिस्क पास कर दी है बायर को तो बायर पे करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। A agrees to buy a horse from A upon a condition that the horse would be taken away by B. A और B ने अग्री किया, जहाँ पे B ने बोला कि मैं इस हॉर्स को खरीदूंगा इस कंडीशन पे कि मैं इस हॉर्स को अपने साथ लेके जाऊंगा और मैं उसको ट्राई करूंगा फॉर द 8 days। 8 days के लिए वो देखेगा कि घोड़ा सही से दौड़ता है या नहीं, सब चीज़ें। एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ 8 days, और 8वें दिन मैं तुमको वापस रिटर्न कर दूंगा अगर कि मुझे वो घोड़ा सही सूटेबल नहीं लगा तो। यही बोला, बी अग्रीज टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम ए अपॉन अ कंडीशन दैट हॉर्स वुड बी टेकन अवे बाय बी एंड ट्राइड बाय हिम फॉर 8 days एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ 8 days इफ बी डिड नॉट थिंक इट इज सूटेबल फॉर हिज पर्पस, कि वो उसके पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है तो मैं उसको 8वें दिन वापस रिटर्न कर दूंगा। द हॉर्स डाइड ऑन द 4th day, अब जो घोड़ा है वो 4थे दिन ही मर गया। जब बी ने लाया अपने घर पे वो 4थे दिन ही मर गया। आफ्टर इट वॉज प्लेस्ड इन बी स्टेबल, जब उसने बी के घर में जो स्टेबल है, स्टेबल मीन्स अस्तबल जहाँ पे घोड़े को रखते हैं, वहाँ पे प्लेस्ड करने के बाद में वो घोड़ा मर जाता है। विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, यहाँ पे फॉल्ट किसी का भी नहीं था, वो घोड़ा अपने आप मर गया है, तो वो किसी के भी फॉल्ट में नहीं है।
तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो ए है वो क्लेम नहीं कर सकता बी से, क्योंकि यहाँ पे बी का फॉल्ट नहीं था। ठीक है। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।